गांव की बहू वर्सेस शहर की बहू के संस्कार। कौशल्या पूजा की थाली लेकर घर को लौट आती है, जिसके बाद वो अपने पति और अपने दोनों बेटों को प्रसाद देने लगती है। तभी कौशल्या कहती है, अरे गुंजन, प्रीति अभी तक सो रही है क्या? उससे बोलो सुबह हो गई है, जल्दी से उठ जाए। अरे माँ जी, आप तो जानती हो प्रीति को, हम कितना भी जगाने की कोशिश कर लें, वह 11 बजे से पहले सोकर नहीं उठेगी। अरे बहू, आज घर में हवन है और सबका नहा धोकर तैयार होना बहुत जरूरी है। पूजा के वक्त अगर वह सोकर उठेगी तो पूजा खराब हो जाएगी। आप कहती हो तो मैं एक बार जाकर उसे उठाने की कोशिश करती हूँ। ऐसा कहकर गुंजन प्रीति के कमरे में जाती है और उसे उठाने की कोशिश करती है। अरे प्रीति, उठो। प्रीति देखो, आज हवन है। कल ही हमने तुम्हें समझाया था कि सुबह जल्दी उठ जाना और नहा धोकर तैयार हो जाना, लेकिन तुम हो कि अभी तक सो रही हो। माँ जी बहुत गुस्से में है, उठ जाओ। अरे अरे, जाओ यहाँ से, जब देखो मेरी नींद खराब करती रहती हो। और कोई काम नहीं है क्या आपको? माँ जी से बोलो मैं पूजा में नहीं आने वाली। प्रीति की बात सुनकर गुंजन चुपचाप कमरे से बाहर निकल आती है और अपने मन ही मन सोचती है, हे भगवान, मेहमान आने वाले हैं और प्रीति तो अभी तक सो रही है। मगर माँ जी इसे ऐसे देखेंगी तो पता नहीं क्या क्या कहेंगी। एक काम करती हूँ, मैं जाकर हवन की तैयारियां कर लेती हूँ। गुंजन प्रीति की जेठानी होती है और वो बहुत संस्कारी होती है। वहीं दूसरी तरफ प्रीति शहर से शादी करके गांव में आई होती है। उसके इतने नखरे होते हैं कि सभी लोग उसकी हरकतों से परेशान होते हैं। कुछ ही देर में गुंजन हवन की सारी तैयारियां करके सबको बुला लेती है। देखते ही देखते मेहमान भी आने लगते हैं, जिसके बाद गुंजन एक एक करके सबके पैर छूने लगती है। आप सभी का स्वागत है, आइए, हवन बस शुरू ही होने वाला है। ऐसा कहकर गुंजन सबके पैर छूने लगती है। अरे बहू, जुग जुग जी और सदा सुहागन रहो। भगवान तुम्हारे जैसी संस्कारी बहू हर किसी को मिले। तभी वहाँ प्रीति अपने शरीर पर केवल टॉवल लपेटकर सबके सामने ऐसे ही पहुँच जाती है। अरे वाह, मेहमान तो आ भी गए। दरअसल मेरे कपड़े इस्त्री नहीं थे, इसलिए ये पहनना पड़ा। प्रीति, ये सब क्या है? तुम ऐसे ही सबके सामने आ गई, तुम्हारे अंदर थोड़ी भी शर्म नहीं है क्या? अरे इसकी माँ ने कुछ सिखाया होगा, तभी तो शर्म आएगी। हे भगवान, ये शहर की लड़कियां, इन्हें तो जरा भी शर्म नहीं है। अरे कम से कम आज के दिन तो थोड़ी सी शर्म कर लेती। यूं ही उठकर सबके सामने टावल में आ गई। पता नहीं कैसे संस्कार है इसके। क्या बोल रही है बुढ़िया? अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के बारे में बोलने की? मेरी माँ जैसी भी है बहुत अच्छी है, तुम्हारी तरह ढोकलेबाजी नहीं करती है। हाँ हाँ, तभी तो तुम्हारी माँ के संस्कार तुम्हारे अंदर झलक रहे हैं। सबकी बातें ऐसी सुनकर प्रीति गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद वो स्कर्ट और टॉप पहनकर बाहर आती है। उसे इस तरह देखकर सभी लोग अपना मुंह बना लेते हैं। तभी राघव उसके पास जाता है और उससे कहता है, प्रीति, ये सब क्या है? पहले टॉवल और अब ये, जाओ इसे जल्दी से बदल कर एक अच्छी सी साड़ी पहन कर आओ। अरे अरे, मुझसे शादी करने से पहले ये सब नहीं सोचा था, तो अब क्यों सोच रहे हो? तब भी तो मैं तुम्हें पसंद थी, आज क्या दिक्कत है? अब तक तो मेरी गर्लफ्रेंड थी, तुम अपनी जिंदगी जी रही थी, लेकिन आज तो मेरी पत्नी हो। अरे तुम्हें मेरी इज्जत का तो ख्याल होना चाहिए। प्रीति सबके सामने कई सारे ड्रामे दिखाती है, जिसके बाद कई सारे लोग हवन में से प्रीति के इस बर्ताव को देखकर चले जाते हैं। सत्यानाश जाए इसका। अरे इस लड़की को तो जरा भी हमारी इज्जत का ख्याल नहीं है। इससे अच्छा तो कि मेरा बेटा कुंवारा ही मर जाता। घर के सभी लोग प्रीति से बहुत नाराज होते हैं। वहीं दूसरी तरफ गुंजन हवन के संपन्न होने के बाद सबको प्रसाद बांटती है। माँ जी, प्रीति को माफ कर दीजिए। दरअसल वह शहर में पली बढ़ी है, इसलिए उसका बर्ताव थोड़ा ऐसा है। धीरे धीरे वह इस घर के सभी संस्कार सीख जाएगी। अरे बहू, कितनी समझदार और सुलझी हुई है तू। तेरे अंदर कितने सारे संस्कार हैं। काश तेरे आधे संस्कार भी प्रीति के अंदर होते तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। कौशल्या गुंजन को आशीर्वाद देती है। ये सब प्रीति अपने कमरे में से झांक कर देख रही होती है और अपने मन ही मन कहती है, अरे जिसे देखो वह सिर्फ गुंजन की तारीफ करता रहता है। आखिर इसके अंदर ऐसा क्या है जो मेरे अंदर नहीं है? मैं सब जानती हूँ। गुंजन ऐसा घर वालों को अपनी ओर खींचने के लिए करती है। एक तरफ प्रीति अपनी हरकतों की वजह से घर वालों की बातें सुनती, तो दूसरी तरफ गुंजन अपने संस्कारों के पीछे सबके मुंह से तारीफ सुनती, जिसके चलते प्रीति को बहुत गुस्सा आता है। एक दिन अचानक से उसकी सास कौशल्या की तबीयत खराब हो जाती है। वो दर्द में तड़प रही होती है। अरे माँ जी, ये क्या? आपको तो बहुत तेज बुखार है। गुंजन अपनी सास के बिना बोले ही उसके हाथ पैर दबाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ प्रीति अपनी कमरे में अपने आप से कहती है, इस घर में कोई भी मुझे कुछ नहीं समझता। सब तो गुंजन दीदी की तारीफ करते रहते। इससे अच्छा होगा कि मैं अपने पति को लेकर यहाँ से शहर रहने चली जाऊँ।
प्रीति राघव को किसी तरह मना लेती है, जिसके बाद वो जाने से पहले अपनी सास को बताने जाती है। कितनी अजीब बात है, आज तो मैं अपने पति के साथ ये घर छोड़कर जा रही थी, क्योंकि मेरी सास की तो सिर्फ एक ही बहू है जो बहुत संस्कारी है, तो फिर मेरा इस घर में क्या काम। लेकिन आपको इस तरह बीमारी का बहाना लेकर एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके बेटे को लेकर यहाँ से हमेशा के लिए जा रही हूँ। रुक जाओ प्रीति, ऐसा मत करो, माँ जी को तुम्हारी और राघव जी की जरूरत है। प्रीति किसी की नहीं सुनती और वो राघव को चलने के लिए कहती है। अगर आज आप मेरे साथ नहीं चले तो मैं यहाँ से अकेले ही चली जाऊंगी, फैसला आपके हाथ में है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी माँ को तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा। आज मेरी माँ को मेरी जरूरत है, तुम्हें जहाँ जाना है तुम जा सकती हो। प्रीति गुस्से से सामान उठाती है और घर से निकल जाती है, जिसके बाद वो सड़क पर रोते हुए चलने लगती है। मेरी सास और मेरी जेठानी की वजह से आज मेरे पति ने भी मुझे छोड़ दिया। अरे ये सब लोग सिर्फ गुंजन दीदी की ही तारीफ करते हैं, किसी को भी मेरी परवाह ही नहीं है। प्रीति ऐसा सोचते हुए चल ही रही होती है कि पीछे उसकी सास उसको आवाज लगाने लगती है। बहू, बहू कहाँ जा रही है? रुक जा। अरे बहू मेरी बात मान, देख मेरी तबीयत ठीक नहीं है, रुक जा, तुझे कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा पीछा मत कीजिए माँ जी, मैं अब उस घर में नहीं रह सकती जहाँ कोई मुझे कुछ नहीं समझता। प्रीति ऐसा कह ही रही होती है कि तभी अचानक से कौशल्या के सामने एक बहुत तेजी से कार आती है, जिससे कौशल्या का एक्सीडेंट हो जाता है। ये सब देखकर प्रीति के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो तुरंत अपनी सास कौशल्या को हॉस्पिटल लेकर जाती है। एक्सीडेंट के दौरान कौशल्या को कई सारी चोट लग जाती है। ये सब देखकर प्रीति को रोना आता है और वो अपनी सास से कहती है, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझसे गलती हो गई, मैंने आपके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया और आपको अपने पीछे भगाया। आपकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, फिर भी आप मुझे रोकने के लिए आई और मेरे चलते आपको कितनी सारी चोट भी लग गई। अरे बहू, तू ऐसा कैसे सोच सकती है कि तू उस घर की बहू नहीं है? अरे जब राघव तुझे शादी करके घर में ले आया था तभी मैंने तुझे अपनी बहू मान लिया था और तुझे मैं गुंजन की तरह संस्कारी बनाना चाहती थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं माँ जी, आप अपनी जगह बिल्कुल सही हो। हमेशा मैंने कई सारी गलती की है, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं आपको एक संस्कारी बहू बनकर दिखाऊंगी। कौशल्या प्रीति को गले से लगा लेती है। दोनों सास बहू रोने लगती हैं, जिसके बाद से प्रीति को अपनी सास के लिए संस्कारी बहू बनने की पूरी कोशिश करती है। देखते ही देखते प्रीति के अंदर काफी सारे बदलाव आ जाते हैं, जिसके बाद वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। गांव और शहर की बहू की दिवाली। गोमती के दो बेटे थे, सागर और शेखर। जहाँ शेखर पढ़ने के लिए शहर गया था, वहीं सागर गांव में खेती बाड़ी करता था। उसकी शादी 2 बरस पहले रमीला से हुई थी। रमीला पढ़ी लिखी नहीं थी, मगर वह घरेलू कामों में बेहद निपुण थी। ओ रमीला बहू, बनिए ने ये बही खाता भेजा है, जरा ये सारा हिसाब किताब पढ़कर बता दे। माँ जी, आप तो बेहतर जानती हैं कि मैंने शिक्षा का एक शब्द भी नहीं पढ़ा। बेड़ा गर्क हो तेरा, मेरी ही किस्मत फूटी थी जो मैंने एक अनपढ़ को अपने बेटे के पल्ले बांध दिया। अरे तुझसे बेहतर तो बित्ते भर के बच्चे जो क्षण भर के भीतर हिसाब किताब जोड़ लेते हैं। सास के मुंह से तानेबाजी सुनकर बेबस बहू बिलख पड़ती है। तभी अचानक दरवाजे पर गोमती का छोटा बेटा शेखर अपनी शहरी पत्नी अनन्या के साथ भीतर आता है। शेखर मेरे लाल, आ गया तू? शहर जाकर ऐसा भी क्या कहाँ कागज कलम चलाने लगा था जो अपनी बूढ़ी माँ को ही बिसार दिया। तकरीबन 3 बरस बाद तेरी सूरत देख रही हूँ। उसी बीच गोमती की नजर शेखर की शहरी पत्नी अनन्या पर पड़ती। शेखर बेटा, ये गोरी मेम कौन है? माँ, ये अनन्या है, मेरी बीवी और आपकी बहू। हेलो सासू मॉम। अरे वाह शेखर, बहू तो लाजवाब है, सर से पाँव तक दूध जैसी उजली, सुंदर और पढ़ी लिखी है। गोमती रमीला के सामने जानबूझकर अपनी शहरी बहू का खूब बखान करती है। गुजरते समय के साथ रमीला के लिए यह रोज की बात हो गई थी। पहले तो उसे सिर्फ सास के कटु शब्द ही सुनने पड़ते थे, मगर अब शहरी देवरानी भी उसे खरी खोटी सुनाती रहती थी। रमीला, अरे ओ रमीला बहू। जी माँ जी, कहिए। दीपावली आने में सिर्फ सप्ताह भर शेष रह गया। घर बार की सफाई आज से ही शुरू कर दे। घर का कोना कोना अच्छे से चमकना चाहिए। माँ जी, इतने कम वक्त में मैं अकेले साफ सफाई कैसे कर पाऊंगी? ईश्वर की दया से अब के बरस इस घर में 2 बहुएं हैं। बेहतर होता कि आप हम दोनों बहुओं के बीच कामकाज का बंटवारा कर देती। ये सुनकर शहरी बहू अनन्या रमीला पर बिगड़ते हुए बोलती है, अरे ओ गांव की गवार, होशो हवास में तो हो।
मैं शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन की बेटी हूँ। एक तिनका हिलाना तो दूर, एक गिलास पानी भी मैं अपने हाथों से लेकर नहीं पीती थी। गनीमत समझो कि मैं यहाँ पर कॉपरेट कर रही हूँ। अरे अब सर पर खड़ी क्या है, जाकर काम में जुट जा। जहाँ गांव के सभी घरों में चाची काकी से लेकर ननद भाभी साझेदारी से साफ सफाई कर रही थी, वहीं बेचारी रमीला को अकेले ही दिवाली की सफाई को अंजाम देना पड़ रहा था। सवेरे से सफाई में संलग्न बहू देर रात तक दीपावली के लिए हर एक साज सामान की सफाई करती है। शुक्र है माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि से 2 दिन में ही दिवाली की सफाई हो गई। अब जाकर जी में जी पड़ा है। दिवाली से 2 दिन पहले रमीला द्वार पर बैठी रंगोली बनाती है। तभी सरपंच वहाँ से गुजरते हुए बहू के बनाए रंगोली की सराहना करते हैं। अरे वाह रमीला, बहू क्या आकर्षक रंगोली बनाई है। सचमुच इस गांव भर में तुमसे बेहतर रंगोली कोई नहीं बना सकता। शुक्रिया सरपंच काका। जैसे ही सरपंच 2 डग आगे बढ़ते हैं, सास और उसकी शहरी बहू दोनों उस पर बरस पड़ते हैं। देख लो माँ जी, काम चोरी करना तो कोई जेठानी जी से सीखे, जानबूझकर ये रंगोली बनाने बैठ गई। अनन्या, शायद तुम्हारे शहर में रंगोली की रीत रिवायत नहीं है, मगर घर के द्वार पर रंगोली बनाने से माँ लक्ष्मी सुख समृद्धि देती है। बहू रानी, ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किया, सब समझती हूँ। चूल्हा चौका से बचने के लिए फुहर पने में इस रंगोली की लीपा पोती पर पैसे फूंक रही है। सास और शहरी बहू मिलकर रमीला की रंगोली को खराब करके भीतर चले जाते हैं। दूर खड़े सरपंच जी को सोंझे तौर से सब कुछ दिख जाता है। उस रोज वह देर रात जागते हुए कहते हैं, इन शहरी सास बहू को सबक तो सिखाना पड़ेगा। काफी देर सोच विचार करके सरपंच कहते हैं, मिल गई तरकीब। अब रमीला को उसकी बनाई रंगोली ही इस दीपावली पर उसकी दुर्दशा को बदलाव देगी। देखते ही देखते दीपावली का दिन आ जाता है। जहाँ एक और शहरी बहू मजे से अपने पलंग पर पसरी हुई थी, वहीं गांव की बहू रमीला भोर को जाग कर घर बहार कर द्वार धोती है। जिसके कुछ घंटे बीतने के बाद झुमकी उनके द्वार पर दस्तक देती है। अरे गोमती बहिनी, कहाँ हो? तनिक बाहर तो आओ। अरे झुमरी, तू बड़े दिनों बाद भूले भटके आई है। चल बैठ जा, चाय पानी पी कर जाना। अरे इतना बखत नहीं है भाई, झुमरी के झूम झूम कर गाँव भर में ढिंडोरा पीटेक बा। अरे कैसा ढिंडोरा? आज दीपावली की रात में गांव में रंगोली की हमजोली नाम से खास प्रतियोगिता होने वाली है, जिसने गांव की सबन बहुरिया को अपन नाम लिखाए के हैं। जीते वाले विजेता बहुरिया को दीपावली पर 10,000 का इनाम मिली। सांझ के समय से मैदान में जुट जाना, चलत हैं। घटते सूरज की लालिमा के साथ दिवाली का अंधियारा छा जाता है। सभी सास बहू का जोड़ा रंगोली बनाने के सामान के साथ मैदान में आ जाता है, जहाँ सरपंच कहते हैं, तुम सभी बहुओं को 2 घंटे का समय दिया जाएगा। जो बहू दिवाली की रंगोली दी गई समय अवधि पर बना लेगी, वो विजेता कहलाएगी। जान अन्या बहू, और अपनी जीत का बिगुल बजा दे। इस रंगोली की सिकंदर तो मेरी शहरी बहू ही होगी। इसके बाद अनन्या रमीला को कहती है, तुम गांव की गवार बहुएं चाहे जितने भी पापड़ बेल लो, ये रंगोली की जीत तो अनन्या के नाम ही होगी। अनन्या, तुम इतने यकीन से कैसे कह रही हो कि जीत तुम्हारी होगी? क्योंकि शहर में ऐसे सैकड़ों रंगोली की पेंटिंग बनाकर बतौर जीत हासिल की है मैंने। सभी बहुएं फेटा बांधकर रंगोली बनाना शुरू करती हैं। हर सेकंड के साथ सभी बहुओं के हाथ तेजी से चलने लगते हैं। कुछ देर बाद, पिछले 1.5 घंटे से ये रंगोली बनाने की कोशिश कर रही हूँ, बावजूद इसके ये रंगोली मुझसे बन नहीं रहा है। थक हार कर शहरी बहू से बेमन से रंगोली बना देती है। सभी बहुओं की रंगों की रंगोली पूरी हो जाती है, मगर रमीला की आकर्षक रंगोली के सामने सभी बहुओं की रंगोली फीकी पड़ जाती है। अरे सरपंच जी, जल्दी से बयां कर दीजिए कि जीत तो मेरी शहरी बहू की ही हुई है। गोमती, किस बलबूते पर तुझे लगता है कि तेरी बहू रंगोली की विजेता है? अरे तेरी बहू की बनाई रंगोली देखकर ऐसा जान पड़ रहा है तेरी शहरी बहू ने श्रीलंका का नक्शा बना दिया है। रमीला की रंगोली सही मायने में जीत की हकदार है। इस रंगोली में रमीला की मेहनत है। सभी ने केवल रंगों से रंगोली बनाई है, मगर रमीला की रंगोली में माँ लक्ष्मी की मनभावन कमल के फूल रंग और दीपावली के दियों से पूरे गांव को जगमग कर रहा है। इस दिवाली की रंगीली प्रतियोगिता की विजेता रमीला है। गोमती, हर इंसान अपने आप में पूरा नहीं होता। अगर तुम्हारी शहरी बहू के हाथों में कलम की कला मौजूद है, तो तुम्हारी गांव की बहू रमीला में रंगोली की कला मौजूद है। इसके साथ वो एक बेहतर बहू और गृहिणी है। अपने बहू की कला की कदर करना सीखो। सरपंच की फटकार सुनकर शहरी बहू और सास बेहद शर्मसार होती हैं। बहू, अपनी सास को माफ कर दे। मैंने तुझे कभी बहू नहीं माना, बल्कि हर दिन तुझे मेरे बुरे ताने बाने सुनने पड़े।
जेठानी जी, अपनी इस देवरानी को भी छोटी बहन समझकर माफ कर दो। शहर में रहने के कारण मैं इस गलतफहमी में जी रही थी कि शिक्षा ही जीवन का सार है, मगर आज दीपावली के सुनहरे मौके पर इस रंगोली प्रतियोगिता में हार हासिल करके मुझे ये समझ आ गया कि शिक्षा के साथ संस्कृति भी जरूरी है। ये सुनकर बहू की आंखों से खुशी की बदरा बरस पड़ती है और वह बोलती है, माँ जी, अनन्या, जो हुआ उसे बिसार दीजिए। आज दीपावली के दिन हम सास बहू एक नई शुरुआत करते हैं। गोमती अपनी गांव और शहरी बहुओं के साथ मिल बांट कर उमंग उत्साह से दीपों का त्योहार दीपावली मनाती है। साथियों, कोई भी इंसान अपने आप में पूरी तरह परिपूर्ण नहीं। हम सभी में एक खामी के साथ एक कला मौजूद है, बस जरूरत है तो उस कला की कद्र करने की। एक सास के 3 प्रेग्नेंट दामाद। अरे बहुओ, कहाँ मर गई तीनों की तीनों? अरे सवेरा हो गया है, क्या तुम्हारी आंख अभी तक नहीं खुली? अपनी सास की आवाज सुनकर अंगूरी की तीनों बहुएं नींद से जागकर तुरंत उसके पास पहुंच जाती हैं। उस समय घड़ी में सुबह के 5 बज रहे होते हैं। तभी अंगूरी की सबसे छोटी बहू भारती अंगूरी से कहती है, अरे सासू माँ, काहे इतना चिचिया रही हो सुबह के 5 बजे? हाँ, कानो आफत आ गई है क्या? तभी अंगूरी की बहू कोमल उससे कहती है, अरे अभी तो चंद्रमा भी ढले नहीं होंगे। सासू माँ, आपने तो मेरी नींद खराब कर दी। आखिर ऐसी कौन सी आफत आ गई जो आपने हमें 5 बजे ही उठा दिया? अरे अगर तुम दोनों ही इतना बोलती रहोगी तो सासू माँ जी क्या बोलेंगी? जरा उनकी तो सुन लो। माँ जी, आप अपनी बात कहिए। अरे नास पीटियो, तुम्हें याद नहीं है कि बाबा ने क्या कहा था? सुबह उठकर 5 बजे जंगल में जाकर पूजा करनी होगी, तभी भगवान प्रसन्न होंगे और तुम्हें तीनों को सुंदर से पुत्र होंगे। अरे हाँ, सही कहा। अब हमें जल्दी से पूजा के लिए निकल जाना चाहिए, नहीं तो देर हो जाएगी। वे तीनों जंगल में पूजा करने के लिए निकल जाती हैं। जंगल में पूजा करने के बाद वो तीनों आपस में बात करती हैं। जब देखो माँ जी हमारे साथ यही करती हैं, कभी 5 बजे पूजा करवाती हैं तो कभी कुछ और करवाती हैं। अरे जब किस्मत में हमें बच्चे मिलने होंगे तो मिल जाएंगे, इतना कुछ करने से कुछ नहीं होगा। देखो, जो भी हो, माँ जी का दिल रखने के लिए हमें ये सब कर लेना चाहिए। अरे जल्दी जल्दी चलो, काफी देर हो गई है। हमें अपने पतियों के लिए नाश्ता भी बनाना है और बाकी के घर के काम भी करने हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो, यही तो रह गया है बस अब। वो तीनों घर पहुंच जाती हैं, जिसके बाद वो तीनों अपने अपने पतियों के लिए खाना बनाना शुरू कर देती हैं। जैसे ही उन तीनों के पति तैयार होकर खाने की टेबल पर बैठते हैं, वो अपनी माँ अंगूरी से कहते हैं, अरे माँ, ये सब क्या चल रहा है? आपको कोई कुछ भी कह देता है तो आप उनकी बातों में आ जाती हो। इस भ्रम से निकल जाओ, ये पूजा पाठ से बच्चे नहीं होते। हाँ माँ, जो किस्मत में है वही मिलेगा, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम क्यों ना डॉक्टर को दिखाएं? डॉक्टर देखेंगे तो हमें कोई ना कोई उपाय जरूर बताएंगे। अरे तुम तीनों की तो बुद्धि भ्रष्ट हुई पड़ी है। लगता है तुम तीनों की पत्नियों ने तुम्हें भड़का दिया है। खुद उन तीनों से तो बच्चे पैदा हुए नहीं, जो अब तुम तीनों को मुझसे लड़ने के लिए तैयार कर दिया है। ओहो माँ, ये आप क्या बात कर रही हो? भला वो बेचारी हमसे क्या कहेगी? आप हो ना इतना कुछ कहने के लिए। उन तीनों को मेरी मानो तो बड़े भैया सही कहते हैं, एक बार डॉक्टर के पास चलते हैं, हमें कोई ना कोई सलूशन जरूर मिलेगा। मैं आज ही जाकर डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ, क्या पता हमें कोई ना कोई सलूशन मिल जाए। ऐसा कहकर वे तीनों अपनी ड्यूटी के लिए निकल जाते हैं। अगले दिन वो तीनों अपनी पत्नियों को लेकर डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। डॉक्टर भारती, कोमल, अंजू के साथ साथ गगन, लकी और प्रदीप का भी चेकअप करते हैं। जिसके बाद डॉक्टर अंगूरी और उसके तीनों बेटों से कहते हैं, देखिए, कमी ना तो आपकी बहुओं में है और ना ही आपके बेटों में, लेकिन आपकी बहू प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो रही, इसका रीजन तो हम भी समझ नहीं पा रहे हैं। हमें कुछ समय दीजिए, हम इसके बारे में रिसर्च करके आपको जरूर बताएंगे। डॉक्टर की बात सुनने के बाद वो सभी वापस अपने घर पहुंच जाते हैं। जिसके बाद अंगूरी उन सब से कहती है, अरे देख लिया ना तुम सब ने, मैं तो कहती ही थी कि इन सब से कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन मेरी बात सुनता कौन है? अंगूरी अपनी बात बोल ही रही होती है कि तभी उनके टेलीफोन की घंटी बजने लगती है। टेलीफोन पर भारती, अंजू और कोमल की माँ कल्याणी होती है। जैसे ही भारती फोन उठाती है, उनकी माँ उनसे कहती है, अरे कल्याणी, तुम तीनों बहनें कैसी हो? तुम्हारी ससुराल में सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना बेटा? हाँ माँ,
सब कुछ ठीक चल रहा है। आप बताइए, अचानक से आपने फोन किया, कोई परेशानी तो नहीं? अरे नहीं नहीं बेटा, कोई परेशानी नहीं। बस मेरा बहुत दिल कर रहा है कि मैं अपने दामाद और अपनी तीनों बेटियों को देख लूं। क्या तुम तीनों मेरे तीनों दामादों के साथ घर पर आ जाओगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर आएंगे माँ, आप चिंता मत कीजिए, हम सब आपसे मिलने एक साथ जरूर आएंगे। इतना कहकर भारती फोन काट देती है और अपनी माँ के बुलाने का न्योता सबको बता देती है, जिसे सुनकर सब लोग बहुत खुश होते हैं। लेकिन अंगूरी मुंह बनाकर एक तरफ बैठ जाती है। हाँ हाँ जाओ, मुझे तो लगता है इस कल्याणी की बच्ची ने ही कुछ करवा रखा है, तभी तो इन तीनों को कोई बच्चा नहीं होता। अंगूरी के ऐसा कहने के बाद भारती, कोमल, अंजू तीनों बहुत उदास हो जाती हैं। लेकिन उनके पति उन्हें वहां से ले जाते हैं और अगले दिन वो तीनों कल्याणी के घर पर पहुंच जाते हैं। उनके आने के बाद कल्याणी उनसे कहती है, तुम तीनों ने यहाँ पर आकर बहुत अच्छा किया, और साथ में तुम तीनों मेरे दामादों को लेकर आई हो, इससे अच्छी बात और क्या होगी। कल्याणी अपने तीनों बेटियों के साथ साथ अपने तीनों दामादों का अच्छे से स्वागत करती है और उन्हें नाश्ता करवाती है। नाश्ता करवाने के बाद कल्याणी अपनी तीनों बेटियों को अपने कमरे में बुलाती है और उनसे कहती है, देखो मेरी बच्चियों, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे कुछ नहीं बताओगी, लेकिन मुझे सब कुछ पता है कि तुम्हारी सास तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी रहती है। इसीलिए मैं तुम तीनों को एक बाबा के पास लेकर जाना चाहती हूँ। वो बहुत ही प्रसिद्ध हैं और उन्होंने कई सारी विधियां प्राप्त कर रखी हैं। जब भी किसी को कोई दिक्कत होती है, बाबा उसकी दिक्कत को दूर कर देते हैं। आज रात तैयार रहना, हमें उनके पास जाना है। भारती, कोमल, अंजू तीनों ही बच्चे की लालसा में इतनी पागल थीं कि उन्हें कुछ नहीं सूझ रहा था। जिसके बाद रात होते ही वो तीनों अपनी माँ के साथ बाबा के पास जाती हैं। बाबा उन तीनों को देखते हैं और उनसे कहते हैं, अरे मेरी बच्चियों, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास तुम्हारी समस्या का समाधान है। बस बाबा जी की बूटी को याद रखना और उसे सही समय पर खा लेना। बाबा तीनों को अपनी बूटी देता है, जिसके बाद वो तीनों से कहता है, चांदनी रात के समय ठीक रात के 11 बजे तुम्हें इस बूटी को दूध के साथ पीना है, जिसके बाद तुम तीनों प्रेग्नेंट हो जाओगी और तीनों को बेटे होंगे। ये सुनकर वो तीनों बहुत खुश हो जाती हैं। जिसके बाद वो तीनों अपनी माँ कल्याणी के साथ वापस घर लौट आती हैं। 2 दिन बाद चांदनी रात होती है और जैसे तैसे करके वो तीनों 2 दिन बहुत ही मुश्किल से बिताते हैं। चांदनी रात वाले दिन वो तीनों एक साथ रसोई में अपने लिए दूध गर्म करती हैं और उसमें बाबा जी की बूटी डाल देती हैं कि तभी अचानक से उनके घर पर उनकी सास अंगूरी आ जाती है। अरे कहाँ गए सब के सब, कोई घर में है या नहीं? अपनी सास की आवाज सुनते ही वो तीनों दूध के गिलास वहीं रखकर बाहर आ जाती हैं। लेकिन उसी समय उन तीनों के पति रसोई में पहुंच जाते हैं और दूध से भरे गिलासों को देखकर उन्हें तुरंत पी जाते हैं। अरे वाह, गर्मा गर्म दूध पीकर तो मजा ही आ गया। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे माँ बाहर आई हो। वो तीनों अपनी माँ की आवाज सुनकर तुरंत बाहर आंगन में पहुंच जाते हैं। अरे माँ, आप यहाँ? आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? अरे मेरे बच्चों, तुम्हारे बिना मेरा दिल नहीं लग रहा था। अब मैं क्या करूं? मेरी ममता है ही ऐसी, तुम्हारी तरफ मुझे खींच लाई। अंगूरी इतना कहती है कि तभी उन तीनों बेटों के पेट धीरे धीरे बाहर की तरफ निकल आते हैं। ये सब देखकर वो सभी अचंभित रह जाते हैं। लेकिन भारती, कोमल, अंजू को ये पता चलने में देरी नहीं लगती कि उनके पतियों ने बाबा जी की बूटी दूध के साथ पी ली। जिसके बाद वो तीनों मिलकर अपनी सास को बहुत ही प्यार से समझाती हैं। अरे ये कैसा गजब हो गया, तुम तीनों के पेट की गुल्लक खाली पड़ी है और मेरे बेटों के पेट तो देखो, पूरे 9 महीने की संभावना लग रही है। कुछ ही देर बाद गगन, प्रदीप और लकी को उनके पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगता है। जिसके बाद कल्याणी अपने तीनों दामादों को हॉस्पिटल लेकर जाती है। कुछ ही देर में उन तीनों की डिलीवरी हो जाती है और वो तीनों बहुत ही सुंदर बच्चों को जन्म देते हैं। तभी वो तीनों अपनी सास कल्याणी से कहते हैं, अरे सासू माँ, आज आपकी बदौलत हम तीनों बाप बन गए और इसी के चलते हमें आज औरतों के दर्द का एहसास हुआ। अब जो भी है सब ठीक है, हमारा परिवार पूरा हो गया और हम तीनों को संतान भी है। इससे ज्यादा खुशी की और क्या बात हो सकती है।
उन तीनों के प्रेग्नेंट होने की खबर अखबार में छप जाती है, जिसके बाद वो सब अब एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। संस्कारी बहू की बेशर्म सास। बिलासपुर गांव में एक बड़ी ही बेशर्म सास और संस्कारी बहू की जोड़ी रहती थी। गांव चुगली मंडली में उन सास बहू के आचार व्यवहार पर प्रत्येक दिन टिप्पणी होती रहती थी। आइए एक नजर उनकी बातों पर प्रतिबिंबित करते हैं। अरे रूपा, पुरनिये की बातों पर तो इस रासवती ने पाबंदी लगा दी। और नहीं तो कब पुछते पुरनिये कह गए रहे कि आए वाले भावी भविष्य में सास संस्कारी और बहू बीमारी मादल बदल होई मगरी। ससुरी रासवती ने अपनी बेशर्मी से बिलासपुर की बेला ही बदल दी है। आखिर कौन है रसवती जिसके लिए औरतों के मुंह से बुरा बखान निकल रहा है? 55 वर्षीय रासवती सांवरी की सास है। पिया तू अब तो आजा, शोला सा तन भड़ के आके बुझा जा, तन की ज्वाला ठंडी हो जा, ऐसे गले लगा जा। अरे ओ बेशरम बेहुदा औरत, जरा सा तो शर्म कर ले। अश्लीलता की सारी सीमाएं लांघकर सरहद की सीमा पर चढ़ने का इरादा है क्या? बनवारी जी, अभी तो मैं जवान हूँ। अरे आज भी मुझ में वही अदाएं हैं जो सालों पहले थी। अरे आज भी जब मेरी जुल्फें उड़ती हैं ना, तो कितने कुंवारों के दिल मचल जाते हैं। रसवती को खुद का बखान करता देख दरवाजे से दस्तक देती हुई उसकी संस्कारी बहू सांवरी हाथों में पूजा की थाली लिए अंदर आकर कहती है, माँ जी, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना हर बार सही बात नहीं है। मेरी सोच से उम्र सीमा के इस पड़ाव पर आपको अपने शौक को थोड़ा सीमित कर देना चाहिए। अरे अब तू सिखाएगी अपनी सास को कि मुझे कैसी वेशभूषा और हाव भाव से रहना है। रसवती से ज्यादा बकैती ना करना बहू। बेचारी बहू अपनी बेशर्म सास की बोली सुनकर चुप्पी साधने को समझदारी समझती है। दिन ढलता है, फिर उसी सांझ सब्जी का ठेला लिए हरिया रासवती के घर के सामने से गुजर रहा होता है। लो भैया, लाजवाब आलू, ये कच्चे कद्दू, भरता भिंडी, अरे ले जाओ ताजी ताजी सब्जियां एकदम सस्ते दाम में। आवाज सुनकर रसवती बाहर आती है। उसका उम्र से बढ़कर साज सज्जा देखकर हरिया हैरान रह जाता है कि रासवती कहती है, अरे ओ भाजी वाले भैया, कैसे दिए हैं कद्दू? वैसे तो मंडी से महंगा मोल लेकर आए हैं मगर आपके लिए सस्ता लगा देंगे भौजाई जी। वैसन एक ठो बात बोले, आपका चेहरा ना ये टमाटर के जैसा लाजवाब लाल लग रहा है। तारीफ के लिए शुक्रिया। वैसे तुम्हारी नजर की दाद देनी पड़ेगी। एक मेरे पति परमेश्वर हैं जिन्होंने मेरी कदर ही नहीं जानी। अरे भौजाई जी, जरूर उनकी नजर में खोट होगा। चलिए। अरे अब मेरा बखान बंद करो और ये सारी सब्जियां तौल दो। हरिया फटाफट से हाथ चलाते हुए सारी सब्जियां बांधते हुए बुदबुदाता है, अरे क्या बात है, आज की बोहनी तो बड़ी जोरदार होने जा रही है। सारी सब्जियां यहीं सफाचट हो गईं। रसवती हरिया से सारी सब्जियां लेकर घर में घुसने लगती है कि हरिया कहता है, अरे भौजाई जी, मेरे पैसे? रसवती हरिया की ओर ताक कर आंख मारती है कि हरिया कहता है, अरे ओ भौजाई जी, अपने नैनों की बिजुरिया बान को बंद करो, दाम दो। अरे नहीं देती दाम, क्या बिगाड़ लेगा तू मेरा? सास का शोर शराबा सुनकर सांवरी सर पर पल्ला लिए बाहर आकर कहती है, अरे माँ जी, ये कैसी मुठभेड़ मची है यहाँ? अरे हम बतावत हैं बहुरिया, तुम्हारी ये बिगड़ी बला सास पैसे के ना देवे के खातिर आंख के बांट चलावत है। लागत है तुहार ससुरी बूढ़ा में बौरा गईल है। अरे ये रखिए अपने पैसे। सासू माँ के बुरे बर्ताव के लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। सब्जी वाले के जाते ही रसवती अपनी बहू पर बिगड़ जाती है। अरे मेरी मंद बुद्धि बहू, तुझे बीच में आने को किसने कहा था? मैं बात कर रही थी ना। बस कीजिए सासू माँ। अरे आप क्यों अपने बुरे आचरण से पिताजी और हम सबका नाम नीलाम करती हैं? बढ़ते बुढ़ापे में ये सब आपको शोभा नहीं देता। अरे साफ तौर पर क्यों नहीं कहती कि तुझे अपनी जवान सास से जलन है? अब तुझे सजने संवरने की बजाय सादगी स्वरूप बहू का ढोंग करना है तो कर। तेरी सास को तेरी तरह झूठा स्वयं रचना पसंद नहीं। समय गुजरता है जिसके साथ रसवती की रास लीला बढ़ती जाती है। एक दिन वह टीवी में सौंदर्य साबुन का प्रचार देखकर कहती है, क्या सचमुच ये सौंदर्य साबुन मेरे चेहरे की काया पलट कर सकती है?
रसवती लाली पाउडर लगाए बनिए के पास आती है। अरे आओ आओ रसवती भौजाई, क्या चाहिए? सौंदर्य साबुन, जिसे मेरा रूप और ज्यादा संवर सके। अरे भौजाई, अब और चेहरे को कितना चमकाओगी? पहले ही आपका चेहरा इतना गोरा गुलजार हो रहा है। बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे बिरजू बनिया। बनिया उसे सौंदर्य साबुन देता है, जिसे लिए रसवती ठुमक ठुमक कर घर का रुख करने लगती है कि एकाएक पीछे पलटकर कहती है, वही खाते में लिख लेना, बाद में दे दूंगी। उसके जाते ही बनिया बिगड़ा बेबाक मुंह बनाए कहता है, अरे न जाने इस बढ़ते बुढ़ापे में सौंदर्य साबुन लगाकर कौन से मेनका उर्वशी बनने का इरादा है इस रसवती देवी का। इसे अपनी संस्कारी बहू से सीखने की जरूरत है। अरे बहू के संस्कार के साथ इस बेशरम बेहुदा सास की बीमारी भी बढ़ती जा रही है। अपनी बेशर्मियों के आगे बिगड़ी रसवती की रास लीला अभी भी कहाँ रुकने वाली थी। उसे तो अभी बेहुदगी में अव्वल दर्जा जो प्राप्त करना था। एक सांझ जब रसवती टीवी में नजरें गड़ाए बैठी थी तो वह स्टेज शो देखते हुए कहती है, समय कितना आगे बढ़ गया है, शायद मुझे भी मेकओवर करवा लेना चाहिए, ताकि फिर देखना गांव की सारी लुगाई जल भुनकर राख होती हैं। रसवती पैसे लेकर पार्लर पहुंचती है, जहां पार्लर वाली कहती है, कहिए क्या कराना है आपको माँ जी? पहले तो मुझे माँ जी मत बुलाओ, मेरा नाम रसवती है, तुम प्यार से मुझे रसीली कहना। अपने मेकअप से मुझे सुंदर से शहरी सांचे में ढाल दो। मेकअप के साथ रसवती अपने पहरावे को पूरे तौर से बदलकर तब्दील करके घर पहुंचती है, जहां गांव की औरतें उसके घर के आगे जमावड़ा लगाती हैं। सासू माँ, ये कैसा हुलिया बना रखा है आपने? इस बढ़ते बुढ़ापे में ये शहरी पहरावा और इतनी साज सज्जा आप पर जरा भी नहीं शोभ रहा है। मैं आपके लिए साड़ी लेकर आती हूँ। बहू, अब तेरी सास ने साड़ी का शौक छोड़ दिया। सासू माँ, शायद आपको शहरी दौर का ज्यादा ही होड़ चढ़ चुका है। लोक लाज बिसर कर अपनी बेहुदगी बेशर्मी की सारी सीमा पार कर दी। बहू के मुंह जुबानी बुरा बखान सुनकर बेशर्म सास का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचता है। और फिर क्या था, ताव में आकर वह सांवरी को तमाचा जड़ते हुए कहती है, अरे बंद कर अपने संस्कार का स्वयं रचना, समझी? बहुत धारदार हो गई है तेरी जुबान। रसवती की आवाज बाहर खड़ी औरतों को सीधे तौर से सुनाई देती है। अरे ओ बेशर्म रसभरी रसवती, बेचारी बहू पर जोर क्यों साध रही है? बाहर आ। रसवती बाहर आकर कहती है, अरे तुम लुगाइयों को लोगों के घरों में ताक झांक के सिवा दूजा काम काज नहीं सूझता? अरे ओ बूढ़ी घड़ी लाल लगाम, बढ़ते बुढ़ापे में चुकरियों की तरह लाली लिपस्टिक का लीपा पोती करके तू खुद को हूर की परी समझ रही है? पूरा मर्दन के बीच तुम्हारी ही बेहुदगी की बेशर्मी का बखान होवत है। अरे 55 के उमरिया चंद चिल्लड़ बचाए खातिर आंख भौए मटका के और आपन चाल के ढाल बन के जो फायदा उठावत हैं, उके कारण बिलासपुर के लोग तो के बच्चलन बेशरम लुगाई का खिताब दिए बैठे हैं। अरे जब तुझे सामने से मक्खन मलाई कहते हैं, तेरी बेहुदगी के कारण पीठ पीछे तुझे दूध की फटी फफूंदी कहते हैं। अरे ये साज सज्जा तेरी बहू को शुभता है, मगर इसका सादा रूप अल्पभाषी बोलबाला इसके संस्कारों को साफ तौर से साझा करता है। सीख अपनी संस्कारी बहू से कुछ। सास का सिर शर्म से झुक जाता है और वो बहू से माफी मांगती है। बहू, अपनी इस बेशर्म बेबाक बिगड़ैल सास को माफ कर दे। आज सभी के कड़वे शब्दों ने तार बघार करके तेरी सास को सबक सिखा दिया। सासू माँ पुरनिये कह गए हैं कि जैसा देश वैसा भेष रखो, जो हुआ उसे बिसार दीजिए। उस रोज के बाद बेशर्म सास अपनी संस्कारी बहू से रहन सहन एवं स्वर शब्द सीखकर सादगी के साथ नई शुरुआत करती है, जिसे कल तलक बेशर्म सास का बुरा बखान करने वाले व्यक्ति जन के स्वर सास की सराहना करते नहीं थकते, जिसका सारा श्रेय बिलासपुर की औरतों और संस्कारी बहू सावरी को जाता है। जादुई लंबी टांग वाली गाय। गौशाला में बंधी तमाम गाय भोर की पहली किरण के साथ जोर शोर से गुहार लगा रही थी और गोपाल खटिए पर चादर ताने सोया हुआ था। माँ, माँ, गोपाल उठ जा, भूख से सारी गाय मिमिया रही हैं। पूरा गांव अपनी गैया बच्चिया को खेत खलिहान में चराने ले जा चुका है। शहरी आबादी से कोसों दूर 12 साल का गोपाल अपनी मां नंदा के साथ जौनपुर गांव में रहा करता था। घर चलाने के लिए उनके पास मात्र 2 गाय थी, जिनकी एक बछिया थी। गोपाल को अपनी बछिया से बड़ा लगाव था। माँ,
आप मेरे लिए गुड़ और रोटी बांध दो, मैं खेत पर ही खा लूंगा। गोपाल आंख मलते हुए बिछौने से उठकर हाथ मुंह धोकर अपनी गाय और बच्चिया के खूंटे को धरकर खेत की ओर चल पड़ता है। अरे इन सारे खेतों की घास तो एकदम साफ हो चुकी है। अगर मेरी गाय खाएगी नहीं तो शाम को दूध देने में आनाकानी करेगी, फिर माँ खाम खा परेशान हो जाएगी। क्यों ना आज मैं इन्हें जंगल में चरा लाऊं। वो अपनी गायों को हाँकते हुए गांव से कोसों दूर बसे एक घनघोर जंगल में आकर उन्हें चरने को छोड़ देता है। अरे यह जंगल कितना खूबसूरत है, उतनी ही शांति है। यहाँ गाय के चरने तक पेट पूजा कर लेता हूँ। जैसे ही वह खाने का एक निवाला गले से नीचे उतारता है, उसके कानों में जंगल के भीतर से एक भारी आवाज गूंज उठती है। ये आवाज तो किसी गैया की जान पड़ती है, लेकिन मैं मेरी हीरा मोती की आवाज को तो भली तरह पहचानता हूँ। और ठहरी बचिया की बोली, वो तो एकदम मिश्री की तरह मीठी है। तभी उसे दूर से एक बड़े ही लंबे पैरों वाली गाय अपनी तरफ बढ़ती दिखाई पड़ती है, जिसके भारी कदमों के आहट से जंगल में कोलाहल मच जाता है और उसकी गाय डरकर पगुर करने लगती है। कान्हा, ये कैसी विशाल गाय है? कहीं ये लंबे लंबे पैरों वाली गाय के भेष में कोई राक्षस तो नहीं? गोपाल आश्चर्य में पड़कर डरते हुए पीछे सरकने लगता है कि अचानक वह गाय बोल पड़ती है, तुम मुझसे डरो मत, मैं तो खुद ही खूंखार पशुओं के चलते इस वन में छुपी हुई हूँ। मैं बेहद प्यासी हूँ और भूखी भी। लेकिन तुम इतनी लंबी कैसे हो? बताती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। नीलगिरी नाम का एक जादुई जंगल था, जहाँ अनेकों सुंदर पशु पक्षियों का समूह प्यार से रहा करता था। जंगल की सबसे खूबसूरत गाय थी नीला, जो एक नील गाय थी। वह अपनी खूबसूरती में किसी वन्य प्राणी को ना लगती थी। मैं इस जंगल की शान हूँ। आज मेरा मन कर रहा है कि मैं सबके साथ क्रीड़ा करूं। वह अपने बड़े नुकीले सींगों से छोटे पशुओं को कुचल देती, जिससे जंगल में बड़ा नरसंहार होता देख वन देवता प्रकट होकर कहते हैं, नीला, तुम्हारे चलते सैकड़ों वन्य प्राणी मृत हो गए हैं। मैं इस नीलगिरी का वन देवता इसी क्षण तुम्हें ये श्राप देता हूँ कि तुम्हारे पैर एकदम विशाल हो जाए, जिससे सभी तुमसे भयभीत होकर भागे। मैं वन देवता तुम्हें इस वन से निष्कासित करता हूँ। अब से तुम मनुष्य के बीच उनके संसार में रहोगी। और उसी श्राप के चलते मैं यहाँ रहने को विवश हूँ। मैं कई अरसे से भूखी हूँ। गोपाल उसे अपने घर ले आता है। माँ देखो, आज से ये गाय भी हमारे परिवार का सदस्य है। लंबे पैरों वाली गाय को देखकर नंदा का मुंह खुला और आंखें फटी रह जाती हैं। ये क्या भला है गोपाल? कहाँ से धर लाया है इस ऊंट जैसी गाय को? गोपाल अपनी माँ के सामने सारा हाल बयां करता है। ये जानकर कि ये गाय श्रापित है, मैं इसे यहाँ एक घड़ी आसरा नहीं दे सकती। इसे इसी पल जंगल में छोड़कर आ। माँ, मैं नीला को उस बंजर जंगल में छोड़कर नहीं आऊंगा। ये वहाँ मर जाएगी। जैसे मैं अपनी बाकी गायों की देखभाल करता हूँ, मैं इसकी भी देखभाल करूंगा। आपको इससे कोई कष्ट नहीं होगा। वह चारे का पुला उठाकर गाय के आगे रख देता है। लंबे पैरों वाली गाय घास खाकर डकार मारकर बोलती है, गोपाल, मेरा पेट एकदम भर चुका है, अब तुम जल्दी से मेरा दूध निकाल लो। ये सुनकर नंदा सोच में पड़ जाती है और कहती है, अरे इस गाय के पैर तो खंबे जितने लंबे हैं, तू इसका दूध कैसे निकालेगा? गोपाल चारों ओर नजर दौड़ाता है। तभी उसे अपने घर के छत पर लगी हुई लकड़ी की सीढ़ी दिखाई पड़ती है, जिसे वह गाय की उभरी हुई कुबर के सहारे लगाकर उसका दूध दूहता है और नीचे उतर आता है। माँ, ये लंबे पैरों वाली गाय कुपोषित है क्या? देखो ना, कैसा पीला चमकीला दूध दिया है इसने। नंदा जैसे ही बाल्टी में झांकती है तो उसे सोने का दूध नजर आता है। तभी वह गाय पैरों से लेकर सींगों तक चमचमाते सोने में बदलकर मुंह से सोने के सिक्के और पीछे से सोने का गोबर करने लगती है। गोपाल, जल्दी से टोकरी ला, हमारे तो भाग्य खुल गए। ये तो लंबे पैरों वाली जादुई गाय है। जादुई लंबे पैरों वाली गाय हर दिन के दोपहर सोने की जादुई गाय में बदलकर उन्हें सोना देती थी। माँ, अब जो कि हमारे पास जादुई लंबे पैरों वाली गाय नीला है, तो हम एक बड़ा सा घर खरीद सकते हैं। वह सारा सोना बेचकर एक बड़ा सा घर खरीद लेते हैं। वक्त के साथ उनका जीवन पटरी पर आ जाता है और जादुई लंबे पैरों वाली गाय के चर्चे पूरे गांव में फैल जाते हैं। सारा गांव उनके आंगन में घिर आता है। नंदा बहन, कहने को तो मैं इस गांव का सरपंच हूँ, लेकिन मेरे पाले इस घड़ी एक चवन्नी भी नहीं। मेरी गाय की तबीयत बड़ी नासाज है,
इलाज के खातिर कुछ रुपयों का बंदोबस्त हो जाता तो। क्यों नहीं काका, ये गांव हमारे परिवार के जैसा है। गोपाल सीढ़ी लगाकर अपनी गाय को पेट भरकर चारा खिलाता है, जिसके बाद लंबे पैरों वाली गाय खुश होकर जादुई सोने की गाय में बदलकर सोने का गोबर, सिक्का और दूध देती है। गोपाल, ये धन तुम इनको दे दो, इसे आप मेरी साथी गायों का इलाज करा लीजिए। अब छोटी मुंह बड़ी बात। वैसन गौ माता, तुम्हारे पैर देवदार के पेड़ जितने लंबे हैं और कद भी ताड़ के पेड़ जैसा ठहरा। थोड़ी दृष्टि हम पर भी दिखा दियो। कहो, क्या चाहिए तुम्हें? ज्यादा कुछ नहीं, टोकरी भर सोने का गोबर दे दो और एक आध बोरी सोने की मोहरे दे दो। जादुई लंबे पैरों वाली गाय उसके कहने अनुसार ढेर सारा सोना देती है, जिसके बाद सभी हंसी खुशी अपने घर लौट जाते हैं। लेकिन आधी रात लखपत अपने आदमी मंगलू के संग दबे पांव दीवार टाप कर उनके घर आता है। ये लो गौ माता, तुम्हारे लिए एकदम हरी भरी घास लाया हूँ। तुम जैसा लोभी अपना मतलब साधने के लिए मुझको चारा डाल रहा है। जादुई गाय उसके लालची मंसूबों को भांपकर उसके लाए चारे पर मुंह नहीं मारती। तभी कसाई मंगलू उसकी टांग पर लाठी से वार करता है। चिंता न करो मालिक, मैं इस गाय की हेकड़ी निकाल दूंगा, फिर कैसे नहीं देगी ये आपको सोना। जादुई गाय बौखलाकर सींग हिलाते हुए मंगलू को अपने लंबे पैरों से जोरदार दुलत्ती मारती है और उसकी तेज गुहार गांव में सन्ना उठता है। तभी सारा गांव रात के अंधियारे में जुट जाता है। लखपत, तू जादुई गाय के धन की लालसा में चोर की नहीं मेरे घर में घुस आया? अरे तुझे क्या घटी आन पड़ी थी? इसने मुझ पर वार भी किया। क्या रे कसाई, तुझे एक निहत्थे जानवर पर वार करते लज्जा नहीं आई? इस गाय ने भी तो कौन सी मेरी आरती उतारी थी। लखपत को अपने गलतियों पर रत्ती भर भी पछतावा नहीं होता देख सरपंच रातों रात लखपत को गांव से निष्कासित कर देता है। सवेरे गोपाल कहते हैं, नीला, मुझे तुमसे सोने के सिक्के चाहिए ताकि मैं तुम्हारे रहने के लिए एक बड़ी सी गौशाला बना सकूं, क्योंकि तुम ऐसे खुले में सुरक्षित नहीं हो। अवश्य गोपाल, तुम मेरे सच्चे शुभ चिंतक हो। जादुई गाय उसे खूब सारे सोने के सिक्के देती है, जिससे वह लंबे पैरों वाली गाय के खातिर एक विशाल गौशाला का निर्माण करवाते हैं, जिसे जादुई लंबे पैरों वाली गाय लालची